हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है सीबीएसई के बच्चों के लिए, जिनके पास एनसीईआरटी बायोलॉजी ले रखे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर उनके सिलेबस में होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट है तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का जो है डोज आप तक पहुंचेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत काफ़ी आपको सक्षम बनाएगा समझने के लिए। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही डोज लेके आता है। इस चैप्टर में जो है हम कई रूपों में जो है थर्मस रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कीपिंग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे आवर most important topic here, homeostasis. Homeostasis means the study of state. In this chapter is the biology as separate chapter number 18 in NIS board. In the preview lesson, you will study about their nervous system. The nervous system is the most important topic, and there you note how to the body function in the coordinate manner to the varying about the required effect or change. You also is a learn about their hormones and how to their work in way so that body know when to the start, when the speed up, when to slow down and when to stop, and even that is occur inside the body. In this lesson you will be study about their phenomena called the homeostasis, which mean to the keeping steady state. There is a homeostasis is operate from the variety of the needed inside our body, and one such a need in the regulation of the temperature is called thermoregulation. This lesson mainly covered with the various aspects of the thermoregulation. And after this lesson is complete, there is able to a defined term of homeostasis and explain the need in a body, and explain the term of thermoregulation and justify its need the body, and differentiation between to the endothermos and ectothermos, and the list the body part involved to the thermoregulation, and explain how the contribution of to the protection and heart loss, and the name the principal heart is regulating center in our body, and describe how to act, and explain to term of feedback and differentiation between to the positive and negative feedback mechanism. It is a very important chapter here doing. दोस्तों, ये चैप्टर जो है होमोस्थैसिस इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका मतलब यही होता है कि समस्थापन। देखिए, समस्थापन का मतलब होता है
कि ये स्टेट कैसे करता है, यानी अस्थायी अवस्थाएं क्या होती है। अब देखिए अस्थायी अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमने पिछले जो चैप्टर जो हमने किया था तंत्रिका तंत्र के बारे में, न्यूरॉन के बारे में, तो हमने बहुत कुछ वहाँ जाना। ठीक है, साथ में हमने जो है फ्लो हार्मोन्स की भी विशेषता जाना, और साथ में हार्मोन की भी हमने बहुत डिस्कस किया और उसके जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश किया। लेकिन ये चैप्टर जो है समस्थापन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें जो है तापन नियमन, यानी हमारे बॉडी में जो है ताप का कैसे नियंत्रण होता है और कैसे जो है थर्मो रेगुलेशन होती है हमारी बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें जो है साम्यावस्था यानी स्टडी स्टेट के विषय में हम पढ़ेंगे, जिसमें होमोस्टेसिस जो होगा। कहते हैं कि इसमें हमारे शरीर के जो है कार्य प्रणाली अत्यंत ही सुचारू रूप से करता है, ताकि वो जो है अच्छे से कार्य कर सके। अपने हार्मोन के बारे में हमने जो भी सीखा, उन सारे से हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में जितने भी कंट्रोल होते हैं वो हार्मोन की वजह से ही संभव हो पाते हैं। कहते हैं शरीर के भीतर होने वाले किसी भी कार्य को कब आरंभ किया जाए और कब काम तेज़ी से लाई जाए, कब मद गति लाई जाए और कब इसको काम बंद कर दिया जाए, इसके विषय में जो है समस्थापन हमें पूरी बात सिखाएगा। यानी जो होमोस्टेसिस हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये बात हमें समझाएगा कि हमारा बॉडी किस प्रकार जो है इन कार्यों के लिए समावस्था स्थापित करता है, यानी इसको रेगुलेशन करने के लिए कैसे इसको आदेश देता है। तो ये देखिए वो तो कार्य था, लेकिन कैसे करवाया जाता है हमारे बॉडी में, तो इसके विषय में अगर आप समझोगे तो आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ जाओगे, जिसका अर्थ यही होता है साम्यावस्था यानी स्टेडी स्टेट बनाए रखना। समस्थापन हमारे शरीर के भीतर विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम भी करता है, और ऐसी एक अवस्था है तापमान का नियमन की, जिसे हम ताप नियमन यानी थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। कहते हैं जब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो बहुत मामलों में बहुत कुछ समझ जाओगे, जैसे कि समस्थापन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। ठीक है, तापन नियमन यानी जो थर्मो रेगुलेशन शब्द की व्याख्या भी कर सकोगे और शरीर में उसकी आवश्यकता और संगता भी बता सकोगे। साथ में आप जो है इलेक्ट्रोथर्मस यानी इलेक्ट्रोवार या थर्मो मतलब ताप के बारे विषय में भी जान सकोगे और एंडोथर्मस के बारे में भी जान सकोगे। ताप नियमन के लिए शरीर के भागों की सूची तैयार करोगे जहाँ जहाँ ये ताप नियंत्रण होती है, और ताप उत्पन्न और ताप के क्षय में किसका योगदान है, इसके विषय में भी आप विस्तार से यहाँ जान सकोगे। और हमारे शरीर के प्रमुख ताप नियंत्रण केंद्र का नाम भी बता सकोगे, जहाँ पर ये सारे प्रक्रिया को नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं रुकेगा यहाँ पर कि पुण्य भरण शब्द की व्याख्या भी करोगे, और सकारात्मक तथा निषेधात्मक यानी नकारात्मक पुण्य भरण प्रणाली के बीच में अंतर करोगे। उसके पश्चात ही जो है चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और चैप्टर समझ में आने के लिए आपको इसके हर एक विषय को अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पहला टॉपिक क्या कहता है। The next topic is concept of homeostasis. Friend, concept of homeostasis mean the homeostasis is the homo means same, yes, stasis. Stasis means the state is the phenomenon is which is their body regulate the function to the keep the internal condition as stable as possible, and homeostasis is the necessary because the body cell need to have a suitable condition around them for a proper function. This condition include the presence of proper concentration of chemical, proper temperature and suitable pH. There is a most important this phenomenon is a proper concentration of chemical, proper temperature and is the most important is a suitable pH. The pH is the most important, is mean to degree salinities and acidity. It is inside the cell, but this condition inside our body as well as inside other organism keep fluctuating with the narrow range is a called the tolerance to any change from this range different organism. The organism adopt a variety of measures to the cope with the such a changes. And to understand the concept of homeostasis is mean keeping steady state. The concept of following 5 example in the human. There are 5 example is a human is the most important. The first example here is the first example drinking water and keeping a steady water balance. There is steady water balance. In all kind of weather, your blood and other body fluid must be maintained a particular percentage of water. If the volume of water is the body tend to rise. That is, it is a
pass it out in the urine, and if it's a tend to the fall short, more water is withheld inside the blood to be extend required. Thus, the body maintains a steady state means homeostasis of water content. Here the first, in a hot summer, you feel thirsty at a regular interval. You drink lot of water and even cold drink. Let you do not united met a much their urine pass out is more concentrated. This is because during too hot weather you lose more water through the respirations, but your body's need to maintain a requested amount of water, and so the water is withheld within by passing out only little and concentrated urine. Another is in all cold winter, you do not feel much thirsty. You do not think a large quantities of water, but maybe you take a more hot drink only to keep warm. During such a day, your urine is more frequently and urine pass out is more diluted. दोस्तों ये जो पहला टॉपिक हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, समस्थापन की संकल्पना। आखिर होता क्या ये है? तो ये जो होता है समस्थापन की, यानी इसको हम होमोस्टेसिस कहते हैं, जिसको ग्रीक वर्ड में जो है होमोस का मतलब होता है सामान्य, स्टेसिस का मतलब होता है अवस्था। वह परिघटना है जिसमें शरीर अपनी क्रियाओं का नियमन करती है ताकि शरीर की आंतरिक जो है परिस्थितियां यथासंभव रूप से स्थायी बने रहे। समस्थापन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए अपने चारों ओर उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में शामिल है कोशिका के भीतर रसायनों की उचित सांद्रता। देखिए दोस्तों, इसमें कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताता है कि हमारे जो है शरीर की जो बैलेंस करने के लिए तीन चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में मायने रखता है। कोशिका के भीतर रसायनों की उचित सांद्रता, उचित तापमान और एक समुचित जो है पीएच भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ये पीएच ऊपर नीचे हो जाता है तो आप बीमार हो जाते हो, जिसमें क्षारकता और अम्लता की दोनों की मात्रा जरूरी होता है। कहते हैं लेकिन हमारे शरीर के भीतर और अन्य जीव भीतर भी हैं जो परिस्थितियों का सीमित परिसर के भीतर घटित होती ही रहती है। कहते हैं और जीवों जो हैं हमारे शरीर में अपना कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन भी जी रहे होते हैं, पर इस परिसर के बाहर किसी भी परिवर्तन के लिए सहनशीलता विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है और इस प्रकार के परिवर्तनों को सह सकने के लिए जीव अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत तरह के उपाय होता है। आइए हम समस्थापन जैव समस्या की संकल्पना को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जो है 5 एग्जाम्पल के जो है साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर हमारे शरीर में होता क्या है और कैसे ये मेंटेनेंस करता है। आपको पता है कि पहला हमारा एग्जाम्पल जो यहाँ है जिसमें हम जल पीना यानी स्थिर स्थायी जल संतुलन बनाए रखना। आखिर हम जल पीते हैं तो वो हमारे बॉडी को किस प्रकार जो है संतुलित बनाता है। तो अगर आप देखोगे कि सभी प्रकार के मौसम में आपके जो है रुधिर में तथा शरीर के अन्य तरल पदार्थों में जल की एक जो है विशिष्ट प्रतिशत बनाए रखना जरूरी होता है। यदि शरीर का जल का आयतन बढ़ने लगता है तो जल की जो है अतिरिक्त मात्रा मूत्र के साथ बाहर निकाल दी जाती है और यदि जल की मात्रा कम होने लगती है तो जल को आवश्यकता के अनुसार भीतर को ही रोक दिया जाता है। इस प्रकार जो है शरीर अपने भीतर जल की स्थिर अवस्था यानी समस्थापन को बनाए रखता है। बहुत अधिक गर्मी जब पड़ती तब क्या होता है, ये भी बात यहाँ आता है कि जब अधिक गर्मी पड़ती है तो हमारे शरीर में जो है वाटर मेंटेनेंस किस प्रकार होती है। कहते हैं आपको बार बार प्यास लगती है, आप जो है खूब पानी या ठंडे पेय पदार्थ भी पीते हो, फिर भी आपको पेशाब कम ही आता है। जो भी पेशाब किया जाता है वह संतृप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में आप पसीने के जरिए अपने शरीर से काफ़ी जो है पानी बाहर निकाल देते हो, लेकिन आपके शरीर के पानी की समता प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता तो होती ही होती है। अंततः आप क्या करते हो, कम मात्रा में और सांद्र पेशाब करने से जो है पानी की शरीर के भीतर ही रोक लिया जाता है, तभी आपको जो है बाथरूम बहुत ही कम आता है गर्मियों के टाइम। लेकिन सर्दियों में ऐसा क्या होता है, सर्दियों में आपको प्यास बहुत ही कम लगती है और आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि शरीर गर्म बनाए रखने के लिए आप जो है गर्म चाय,
ठीक है, कॉफ़ी पीते हो, इस दिनों जो है आपके पेशाब भी अधिक आते हैं और इस पेशाब में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, अथवा पेशाब जो है तनु होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारे जो है रेगुलेशन होती है जो हमारे बॉडी को जो है मेंटेनेंस करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को मेंटेनेंस करने के लिए जो है आपकी आवश्यकता है, यानी आपको जो है उन बच्चों तक पहुंचाना है इस वीडियो को जिनको ये ज़रूरत है। कहते हैं ये सारे मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। अगर ये बैलेंस नहीं बनता है तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, त्रिपाण स्टडी सेंटर भी बीमार पड़ जाएगा, फिर आपके लिए कुछ करेगा नहीं। आप क्योंकि जब ये बढ़ेगा ही नहीं, आगे चलेगा ही नहीं, तो आपके लिए अच्छा से अच्छा कैसे करने की कोशिश किया जा सकता है। इसलिए सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, चाहे उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करना है जिनको इस चैप्टर की ज़रूरत है, ठीक है, और वो अधिक तेज़ नहीं है। क्योंकि मुझे उन बच्चों की बहुत ही टेंशन रहती है जो कि वीक होते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है कई मायने में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप जो हो इस कार्य में मेरे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो, क्योंकि मैं आपसे ही जो है ये बात कर सकता हूँ। अगर आप देखिए कोई बच्चा को अगर टॉपिक है, कोई नया में पढ़ता है, चाहे सीबीएसई में बायोलॉजी चैप्टर ले रखा है, तो उन बच्चों तक ये भेजिए जिससे वो जो है सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले, और ये कॉन्सेप्ट उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करके ही रखना है। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला जो है वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। Our next example is eating sugar and keeping a steady sugar level in blood. Suppose you have been to the consuming too much sugar in a food, whereas ours as a sweets are presumed to you as otherwise are normal. Your body will be handle the excess of sugar more than normal percentage in blood by storing it as a form of glucogen in their liver. At some other time when you are fasting or doing much of physical work, your blood sugar is used up rapidly, and at the time the liver convert to the storage glucose back into the so usually is a form that is a glucose to fill the gap and restore the normal ब्लड शुगर लेवल। मीन्स अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, तो इसमें बताया गया है कि चीनी खाइए और खून में शर्करा का स्तर स्थिर कीजिए। देखिए चीनी खाने से जो होता है, हमारा अगर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन है या मान लीजिए कि उसमें शुगर की मात्रा है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर ब्लड जो होती है इसमें अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो बहुत ही विनाशकारी होती है और लोग जो है तो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कम होने से भी आपके शरीर के लिए जो है नुकसानदायक ही होता है। कहते हैं इसको मेंटेनेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये मेंटेनेंस जो नहीं कर पाते हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। और जिनको डायबिटीज़ रहती है उनकी ज़िंदगी तो आपको पता है कि हर एक व्यक्ति जो है डायबिटीज़ का शिकार रहता ही रहता है। लेकिन कहते हैं अगर जिनको नहीं डायबिटीज़, उनका शुगर लेवल बहुत ही कम है, कहते हैं जर्नली जो होती है 100 या 120 के आसपास ही होती है जिनका नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है, 90 भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर उससे भी डाउन है तो उसका मतलब है कि उनको चीनी खाने की आवश्यकता है, और चीनी खा के ही वो अपने शरीर में जो है शर्करा स्तर को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आप भोजन में पेय पदार्थों और मिठाइयों के साथ अधिक मात्रा में चीनी का सेवन कर रहे हैं। जब मानते हुए कि आप अनिवार्यता सामान्य है, आपका शरीर चीनी की इस अधिक मात्रा रुधिर में सामान्य प्रतिशत से अधिक है, का निपटान उसे युकृत में जो है ग्लूकोजन के रूप में संचलित कर सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं किसी अन्य समय पर यदि आप उपवास करते हो यानी फास्टिंग करते हो अथवा अत्यधिक शरीर परिश्रम कर रहे होते हो, तब आपकी जो रुधिर शर्करा तेज़ी से साथ खर्च हो रही होती है। यानी अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार है, अगर वो फास्टिंग रखता है या थोड़ा कम मात्रा में भोजन ग्रहण करता है तो उसका ग्लूकोज जो है ऑटोमेटिक अब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी वो जो शुगर की बीमारी है उसके पास वो भी डाउन हो जाएगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं ना अगर व्यक्ति चाहे तो खुद भी अपना इलाज करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है, और बड़े बड़े जो खर्चा जो हम हॉस्पिटलों में दान करते हैं पैसे, उन पैसों से हम बच सकते हैं देने से।
तो यही तो कहते हैं, पढ़ाई लिखाई का मतलब ही यही होता है कि आप समझ सको कि किस प्रकार जो है हमारे शरीर और हमारे जीवन में हम ऐसे करें कि हमारे 2 पैसे भी बचे, प्लस हम जो है अच्छे से अच्छे अपना एजुकेशन भी प्राप्त कर पाएँ। तो यही बात इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर आप उपवास कर लेते हो या अधिक शारीरिक परिश्रम करते हो तो शकरा जो है जल्दी ही खर्च हो जाता है। आपने कभी सुना है कि जो व्यक्ति मजदूरी करते हैं, जो पत्थर काट तोड़ते हैं, जो कि कहते हैं मजदूरी करते, क्या उनका कभी ब्लड शुगर बढ़ा है? मेरे ख्याल से तो कभी उनका ब्लड शुगर बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जितना खाते हैं उतना जो है बॉडी उनका न्यूट्रलाइज कर देता है। आज के समय में जो है शुगर की मात्रा इसलिए अपनी चरम सीमा पे है क्योंकि लोग जो है आलसी हो गए हैं और अपना कार्य तक भी अपने हाथों से करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। आए दिन जो है उनको शुगर की जो है गोली खाना पड़ता है। तो दोस्तों शुगर की गोली ना खाइए, घर के जितने भी अपना काम है वो सुचारू रूप से कीजिए। पढ़ने का काम है तो पढ़ने का काम कीजिए, पढ़ने के काम से भी आपका शुगर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फैट हो रखा है बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी मेहनत लगती है। यहाँ पर ब्रेन के जो है बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो कहते हैं लोग ऐसे ही परेशान होते हैं कि मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है। अरे शुगर और डायबिटीज़ के कारण तो आप खुद ही हो। अपने जो है आलसी वाला जीवन लाइफ स्टाइल तुमने चुना है, तो इससे तुम्हें शुगर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आए दिन जो है इंजेक्शन तो आपको लगवाना ही पड़ेगा, आए दिन उंगली पे आपको सुई भुगवाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं इंसान स्वयं ही इन बीमारियों का कारण है। ठीक है, अगर वो परिश्रम करे तो ऐसे समय में यकृत अपने भीतर जो है संचलित ग्लूकोज जोन को वापस प्रतिदिन रूप से अथवा ग्लूकोज के रूप में बदल देता है, ताकि कम होती जाती जो शकरा की मात्रा पूरी हो जाए और उदी शकरा का स्तर सामान्य हो सके। Our third example is maintaining is a normal state of blood alkalinity. Here, sometimes you eat too much of salt, sodium chloride in your food. This is generally in the use in the food, but your blood normally maintain only the particular level of alkalinity. Means pH is a 7.34 to 7.43. Means as a alkaline, and the which is the only slightly is alkaline. Many extra salt consumed is a pass out through the urine and is cannot be stored in body. If at some other time you have been eating too little salt, or you are losing much of the through sweatings is your kidneys and will be hauled back to the required quantity through the sodium potassium balance. There is a sodium potassium balance. Here is the most important mean. इसका मतलब दोस्तों यही रहता है कि उदाहरण 3 में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि रुधिर क्षारकता की स्थिर अवस्था को सामान्य बनाए रखना। देखिए ब्लड में अगर हम क्षारकता को सही नहीं बना के रखते हैं तो ये भी हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। कभी कभी आप अपने भोजन में जो है ज़्यादा नमक खा जाते हैं, लेकिन आपका रुधिर सामान्य क्षारकता का केवल एक विशेष स्तर यानी पीएच जो होता है 7 से 38% जो है बनाए रखता है, जो कि लेह क्षारीय होते हैं, और खाई जाने वाले नमक की अतिरिक्त मात्रा को जो है मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह जो है शरीर में संतुलित नहीं किया जा सकता है। कहते हैं किसी अन्य स्थिति में हो सकती है और आप कम नमक खाएं, अथवा हो सकता है कि आप पसीने के साथ शरीर में अधिक मात्रा में नमक निकाल रहे हो। ऐसी स्थिति में आपको जो है यानी किडनी जो है सोडियम पोटाशियम संतुलन द्वारा नमक की जो है आवश्यक मात्राओं को शरीर के भीतर रोक ले लेंगे। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ दोस्तों रखता है कि हमारे शरीर में जो है रुधिर की कैसी यहाँ प्रक्रिया होती है। कहते हैं हमारे शरीर में सारे प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो है पीएच वैल्यू जो हमारे बॉडी मेंटेनेंस करता है वो 7.34 से लेके 7.43 तक करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें नमक जो है, नमक भी आप अगर खाते हो तो आपको पता है स्वेटिंग के थ्रू ही यानी पसीने के थ्रू ही भी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है, और आपके शरीर के जो है बैलेंस मेंटेनेंस करने के लिए। The fourth is managing the number of the red blood cell. This is the most important topic here. A normal human adult is possesses about 5 million red blood corpuscles, means RBC, per cubic millimeter of blood. Whenever is a plane is a devils is a visit a hill station at the high altitude without any break journey in between, he is like to the feel exhausted for the couples of his day. And the later there a person become a normal at the night altitude their atmospheric pressure is lower and their amount of oxygen carried by their this is a normal number of RBC insufficient.
Within a day or two, the body add more RBC into the blood to pick up to the normal required quantity of oxygen. When some is a person return to the plan at the lower altitude to a higher RBC level that was acquired at the hill now began to take up oxygen excess. With this harmful, the body readjust as their red blood cells and will be get reduced in a number to become stable at the original level. Means दोस्तों यहाँ पर जो एक बात बताई गई है, जो चौथा पॉइंट में है, उसमें यही बात बताई गई है कि लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या को बनाए रखना। देखिए आरबीसी जो है हमारे बॉडी में मेंटेनेंस का कार्य बहुत ही भली भांति करता है, क्योंकि लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इसी की वजह से जो है ब्लड जो है रेड दिखता है, यानी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण ही जो है लाल रुधिर कोशिकाएं दिखती है। कहते हैं एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को एक 10 मिलीमीटर रुधिर में लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख जो है लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी होते हैं। कम से कम 50 लाख तो होती है। मैदानी इलाकों में रहने वाले कोई व्यक्ति जब लगातार यात्रा करता हुआ ऊंचाई पर किसी पहाड़ी इलाकों में जाता है तो उसे 3 से 4 दिन तक थकावट महसूस होती है। बाद में ये व्यक्ति सामान्य हो जाता है। कहते हैं अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो आपको भी पता है जैसे जैसे ऊंचाई पे आप जाओगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है, यानी वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है और कई बार तो नाक से ब्लड भी आ जाता है। कहते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं की इस सामान्य संख्या द्वारा धारण की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा अपर्याप्त होती है और 1-2 दिन में शरीर रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ा देती है ताकि वो ऑक्सीजन की वांछित मात्रा ले सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रहता है। कहते हैं वह व्यक्ति जब वापस मैदानी इलाकों में लौटता है तब अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर पहाड़ी पर प्राप्त किया गया लाल रुधिर कोशिकाओं का उच्चतर स्तर जो है यहाँ ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को धारण भी करने लगता है, जो हानिकारक भी हो सकता है और शरीर लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या फिर से समायोजन कर लेता है। इस कोशिकाओं की संख्या कम होकर मूल स्तर पर आकर स्थिर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट बात बताई है हमारे शरीर में मेंटेनेंस में, जिसमें आरबीसी का जो है कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। The fifth point is as a warmings and the cooling of the body is a maintenance stay body's temperature. Is warmings and the cooling of the body is the most important here. During the hot summer, you wear to the light clothes. During to the hot summers, you wear to the light cloth. You prepare to the lot. You sit and under a fan or under a tree and feel the comfortable. Your body is try to the cool against the higher temperature or outside. Then there is the reverse side that is called winter. Despite of the wearing things warm, a clothes is still feel cold. And in the midday times, you go out in the open sunshine to warm to there yourself. At the night, you cover to yourself with a thick blanket. You are doing all this is a maintenance warmth at the inside state your body, and in the both the above situation you are trying to regulate your internal body temperature. This is called to the thermoregulation. You will be learn more about the thermoregulation in the subsequently section of this. यहाँ पर पांचवी और अंतिम स्थिति जो है दोस्तों, कहते हैं शरीर में गर्मी और ठंडापन महसूस होने पर स्थिर तापमान बनाए रखना। देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि शरीर में गर्मी। देखिए दोस्तों इसमें जो है आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो रहा है, शरीर अपना स्वयं ही मेंटेनेंस करता है। कहते गर्मी में आप हल्के कपड़े पहनते हो, आपके पसीने भी खूब आते हैं। आप पंखे के नीचे अथवा किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर पसंद करते हो ताकि आपको आराम महसूस हो सके। आपका शरीर अपेक्षाकृत अधिक तापमान पर ठंडे बने रहने की चेष्टा भी करता है, क्योंकि बॉडी जो है इसी के लिए बनाई जाती है। इसलिए विपरीत स्थिति में भी हो सकता है, यानी ठंडी सर्दी में आपने देखा होगा कि मोटे गर्म कपड़े पहनने के बाद भी आपको सर्दी लगती रहती है। दोपहर में थोड़ी गर्माहट लेने के लिए आप खुली धूप में बैठना पसंद करते हो। रात में आप सर्दी से बचने के लिए मोटे कंबल ओढ़ लेते हो। यह सब आप इसलिए करते हो ताकि
अपने शरीर में आप गर्माहट की स्थिर अवस्था बनाए रखो। कहते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम गर्मी जो है बनाए रखते हैं शरीर में। वह दोनों ही स्थिति में आप अपने शरीर के आंतरिक तापमान का जो नियमन करने की कोशिश करते हो, जिसे हम ताप नियमन यानी थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। ताप नियमन के विषय में जो हम और विस्तार से जो है चैप्टर में जानेंगे। कहते हैं दोस्तों ये टॉपिक जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी समझाने के लिए हमें कि हमारा शरीर जो है किस प्रकार बैलेंस बनाता है। कहते हैं आज के समय में जो है कहीं भी बैलेंस नहीं बन रही है, आज सब कुछ उथल पुथल होने की कोशिश हो रहा है। तो कहते हैं हमारे शरीर भी जो है बदलता ही जा रहा है। कहते हैं हमने प्राकृतिक को नष्ट कर दिया, इसलिए जो है प्राकृतिक ने हमें बिल्कुल ही बदल दिया है। आपको पता है कि आज समय से कुछ भी नहीं हो रहा है और सुचारू रूप से हो ही रहा। कहते हैं अगर आर्टिफिशियल चीज़ हमारे समक्ष न होता तो शायद इंसान की अस्तित्व भी मिट जाता, लेकिन पहले के समय में ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ या टेक्नोलॉजी चीज़ नहीं हुआ करती थी, फिर भी जो इंसान जो था अपना जीवन अच्छे से यापन करता था। लेकिन आज के समय में जितने टेक्नोलॉजी के पीछे हम भाग रहे हैं उतना ही हमारे जो जीवन पे इसका इफेक्ट जो है बुरा पड़ रहा है। बेशक लिए हम खुश हैं कि हम आज टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता है कि ये बात प्राकृतिक को कभी भी अच्छा नहीं लगता रहा है। तो हो सकता है कि प्राकृतिक कुछ ऐसा कर दे जो इंसान के अस्तित्व के लिए जो है बहुत ही विनाशकारी सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे शरीर के मेंटेनेंस करने के लिए प्राकृतिक ने स्वयं ही ऐसे ऐसे अंगों को बना रखा है और ऐसे ऐसे चीज़ों को बना रखा है कि हमारे शरीर जो है हर एक कंडीशन को झेलने के लिए तैयार होता है। लेकिन हम जो ये आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम आने वाले समय में तरह तरह के बीमारी देखने को मिलेगा और तरह तरह बीमारी से हम परेशान रहेंगे। कहते हैं आने वाला टाइम में कोई भी व्यक्ति जो होगा स्वस्थ रहना शायद संभव ही ना हो, क्योंकि हमने हर एक व्यक्तियों ने अपने जीवन को जो है बिल्कुल ही आलस्य भरा जीवन बना दिया है। कहते हैं टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उनके जीवन को जो है तहस नहस कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अगला टॉपिक जो है इसका अगला पार्ट जो होगा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले टॉपिक में जो है अगला टॉपिक में हम जो करेंगे तापन नियमन, यानी क्यों आवश्यकता है हमारे लिए, क्यों ज़रूरत है इसका। तो ये जो टॉपिक रहेगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, तो इसका अगला टॉपिक देखना आप ना भूलना, ठीक है। इसी से हम जो है और भी आगे समझ सकेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।